नहीं पूछिएगा, समस्या में रहिएगा। डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, हेडिंग दीजिए, कल दिए थे हेडिंग देख। और इसी को ऑसिलेशन भी बोलते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? डैम्प्ड मतलब डैम्पिंग एक पैरामीटर इसमें डेवलप कर गया है। डैम्पिंग पैरामीटर होता है जो कि मोशन को अपोज करेगा, क्वाइट सिमिलर टू फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यदि रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है तो अपोज करेगा, या रिलेटिव मोशन हो गया है तो अपोज करेगा। ठीक है। और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उसके पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा? सिस्टम। सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन बॉडी पर किधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ऐसे इन जनरल हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह काम करता है। एक्शन रिएक्शन पेयर की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताए थे। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इस पर, डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन। डैम्पिंग मतलब यहां भी मोशन को अपोज करेगा। जैसे एग्जांपल की तरह मान लीजिए कि हमने एक रूफ पर सिंपल अरेंजमेंट की तरह लिया है। ये लेक्चर बहुत हद तक एनसीईआरटी से मिलता जुलता रहेगा आपके लिए, तो आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, मतलब एनसीईआरटी बुक समझ में आएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये उसका मीन पोजीशन है। मान लीजिए मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब स्प्रिंग एलोंगेट ऑलरेडी है, एक्स नॉट उसने एलोंगेशन अचीव कर लिया है, तब जाकर के वो मीन पोजीशन पे आएगा। क्योंकि मीन पोजीशन पे बॉडी पे नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। नेचुरल पोजीशन पे नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन मीन पोजीशन पे हमेशा नेट फोर्स जीरो होगा। और इसी के अबाउट, इसी के अलॉन्ग, या फिर कह लीजिए इसी के मीन पोजीशन को ध्यान में रखते हुए बॉडी ऑसिलेट करेगा या फिर एसएचएम करेगा। ठीक है। यहीं से एम्पलीट्यूड मेजर होगा, यहीं से सारा डायमेंशन मेजर होगा। अब आइए, मान लीजिए कि इसके पास कोई विस्कस फ्लूइड कुछ ऐसा रखा गया है। विस्कस फ्लूइड किसको कहते हैं? पानी ज्यादा विस्कस है या ऑयल? विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज 800, अराउंड में, यूनिट बाद में लिख देंगे। वाटर इज 1000। विच इज मोर विस्कस? वाटर। Viscosity is quite similar property like friction, which is developed within the member, and one layer always try to oppose the other member. One layer always try to oppose other neighbor layer, which is called viscosity. ठीक है। घी आराम से गिर जाएगा या ऑयल आराम से गिरेगा? ऑयल। ठीक है। अब आप सोचिए पानी और ऑयल में ज्यादा विस्कस कौन है? वाटर। ठीक है। आपका कहने का मतलब यहां से मतलब ये समझिए, डेंसिटी होना और विस्कस होने में अंतर है। विस्कोसिटी पे हम डिस्कस करेंगे तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। मतलब एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में जितना मुश्किल से फ्लो हो पाएगा, वो मटेरियल का विस्कोसिटी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। पानी मोर विस्कस है, उसका जो विस्कोसिटी होता है ज्यादा होता है। आप देखेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है। देखने में लगता है ये चीज, समझ गए? और न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े हैं? उसमें पढ़े हो? हाँ, कहाँ देखे हो? हाँ, तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? छेड़ के बोलते हैं, हम नहीं छेड़े हैं तुमको। सामने वाला क्या बीतेगा? छेड़े हो तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने छेड़ा है।
नॉन न्यूट्रिटिव फ्लूइड है वो। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तुमको बहुत पहले प्रयागराज जाना चाहिए था। प्रयागराज तो है ही भाई। कह रहा है पहले नहीं। तुम जो जन्म नहीं लिए थे ना, उससे पहले भी है, पिताजी से पूछना। है, वो है, बस वो है। एक दिन मेरी माँ कह रही प्रयागराज का है, हम बोले इलाहाबाद। तो मेरी माँ कहते उसी का नाम है, बोले हाँ। क्या दुनिया आ गया है। चाबी हम लोगों से है, हम रख लिए। चलिए आइए समझिए यहां पर, जैसे यहां विस्कस फ्लूइड कुछ है, तो विस्कस फ्लूइड होगा। मान लीजिए सपोज करें, एक बात करें कि मान लीजिए कि यहां पर कोई भी हो, वाटर ही है, मान लीजिए वाटर थोड़ा देर के लिए, वाटर में इस ब्लॉक को रखा गया है और उसको फिर यहां से खींच कर रिलीज किए हैं। समझिए सिचुएशन, पानी में है ये ब्लॉक, स्प्रिंग ब्लॉक, स्प्रिंग का कुछ पोर्शन पानी में है, ब्लॉक पूरी तरह से पानी में है। अब उसके बाद मीन पोजीशन ये है, उसके बाद यहां से खींचा गया है और रिलीज किया गया, तो ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेट करेगा तो मीन पोजीशन से जितना इधर एम्पलीट्यूड उसका आया है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर आया, तो क्या ऊपर जाएगा? तो फिर 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स लग गया है जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है, जो कि उसके मोशन को एग्जैक्टली ऑसिलेट नहीं करने देगा, टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहने देगा। ठीक है, उस केस में, ऐसे केसेस को हम लोग डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। इसका छोटा सा हम एक ग्राफ बना देते हैं ताकि आपको हल्का समझ में आएगा, फिर इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। कुछ समझ पा रहे हैं? इस तरह का कुछ बनेगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एम्पलीट्यूड घट रहा है धीरे 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 और जाके जीरो हो गया। लेकिन यदि ये नॉन विस्कस या फिर प्योर एसएचएम होगा, उसमें कभी भी ये एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करेगा, ग्राफ हमेशा मेंटेन रहेगा, जैसे साइनोसॉइडल कर्व और कोसाइन कर्व में होता है। समझ रहे डिफरेंस? लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि यहां का एम्पलीट्यूड इस वाले से कम, ये वाला ज्यादा है, ये कम है, ये वाला इससे भी कम है, ये उससे कम है, उससे छोटा, उससे छोटा, छोटा होता चला गया। यानी कि पहले 10 सेंटीमीटर इधर आया, ऊपर में गया 9 सेंटीमीटर, फिर यहां से 8 सेंटीमीटर, 6 7 सेंटीमीटर, इस तरह से ऑसिलेट करता हुआ मीन पोजीशन पे आकर रुक गया एक टाइम के बाद। ये तो ऐसे में यहां पर जब ये ब्लॉक मान लेते हैं, सपोज करें कि ब्लॉक ऑसिलेट करके मीन पोजीशन से नीचे जा रहा है, मान लीजिए इस पोजीशन पे, तो एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग एफ डी कह सकते हैं या फिर इसको एफ बी बोल सकते हैं। मतलब इसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ बी से। ये क्या है? डैम्प फोर्स है। यह क्या कर रहा है? जिधर बॉडी जा रहा है या ब्लॉक जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के टर्म में होगा और यहां पहुंचना चाहेगा, तो ये फोर्स किधर लग जाएगा? नीचे की तरफ लगेगा। तो क्या हमेशा इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। आप खुद फील कीजिए, पानी के अंदर जाएगा तो वो उसको रोकेगा ही, एक तरह से डैम का काम करेगा वो। ठीक है, और हम लोग जो कार वगैरह में यूज करते हैं वहां पर हम लोग अलग से डिवाइस देते हैं ताकि ये डैम्पिंग सिचुएशन को मैनेज किया जा सके, अलग से देते हैं। लेकिन ये पानी में जाएगा तो हमेशा मोशन को अपोज करेगा, या कोई दूसरे फ्लूइड में जाएगा तो मोशन को अपोज करेगा। तो एक फोर्स हमारे पास था F बराबर माइनस के एक्स, और एक और फोर्स आ रहा है दैट इज एफ नॉट, जिसको कह रहे हैं, या एफ बी कह रहे हैं मान लीजिए, तो एफ बी कह रहे हैं, तो माइनस बी इंटू वी। ये है डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या है? ये कह लीजिए कि पार्टिकल वेलोसिटी या फिर स्पीड कह लीजिए। तो आप समझिए कि ये फोर्स कब अप्लीकेबल होगा? जब पार्टिकल के पास मोशन होगा। यदि पार्टिकल के पास मोशन नहीं होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और डैम्प फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, ये कब हम बात कर रहे हैं? ये जीरो होने के बाद जब पार्टिकल मोशन करना बंद कर दिया। यदि नॉर्मल सिचुएशन की बात करें जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे, यदि डैम्पिंग कांस्टेंट जीरो हो जाए तो एफ भी जीरो हो जाएगा, पार्टिकल पास स्पीड तो रहेगा लेकिन डैम्पिंग फोर्स जीरो हो जाएगा। तो इससे पहले जो सिचुएशन आया था, जो हम लोग का प्योर एसएचएम था, उसमें हम लोग आ जाएंगे। ठीक है,
तो प्योर एसएचएम के केस में ओमेगा एंगुलर स्पीड था 2 पाई बाई टी, यहां पर हम लेंगे ओमेगा डैश जो कि 2 पाई बाई कुछ अलग टी नॉट होगा। समझ गए? यहां ये टी फिक्स है लेकिन यहां टी फिक्स नहीं होगा। ठीक है, टाइम पीरियड फिक्स कैसे होगा? ऑसिलेशन हो रहा है, वो डैम्प किया गया है, उसके स्पीड को कम किया जा रहा है धीरे धीरे, तो ऑब्वियसली एक ऑसिलेशन करने में जो पहला टाइम लिया था, जैसे यहां से यहां आने में जो टाइम लिया था, यहां से यहां आने में वो टाइम नहीं लेगा, कम टाइम लेगा होगा। या टाइम हो सकता है कि फिक्स हो, स्पीड कम हो जाए। ठीक है, स्पीड कम हो जाएगा तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लेगा ना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। आप इसको ऐसा समझिए कि टाइम मान लीजिए जितना फिक्स है एक ऑसिलेशन करने में, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, टाइम कम हुआ एम्पलीट्यूड भी कम हो गया। हो सकता है ये टाइम कम हुआ और एम्पलीट्यूड भी कम हुआ। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड घट रहा है और स्पीड कम हो रहा है, तो इसीलिए उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी फिक्स रह सकता है यदि उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। दो पैरामीटर चेंज कर जा रहे हैं ना, तो उस केस में हम ये मान के चल रहे हैं ओमेगा डैश बराबर 2 पाई बाई टी नॉट एक अलग ये टाइम पीरियड है। कब? जब डैम्पिंग सिचुएशन है तब। इसका एक्सप्रेशन यदि हम लिखना चाहें तो एफ नेट बराबर पहले जो लिखते थे माइनस के एस लिखते थे ना, अब हमको एक और ऐड करना पड़ेगा, बी इंटू वी ऐड करना पड़ेगा। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, एम इंटू ए, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस बी इंटू वी प्लस के इंटू एक्स बराबर 0 लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं एम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और प्लस बी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी और प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। यह भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ पाए? ये एक्सप्रेशन समझ पाए? तुमको दिख रहा है? तुम आ जाओ ना इधर यदि नहीं दिख रहा है तो। वो कहां गई? उधर है। चल, दिख रहा है तुमको? ये एक्सप्रेशन समझ में आया सबको? अरे पहले क्या था, जब डैम्पिंग सिचुएशन नहीं था, डैम्पिंग हम यूज नहीं कर रहे थे, तो ये टर्म 0 था, तो एफ नेट बराबर माइनस के एक्स था, जो हमारा सिंपल ऑसिलेशन का केस था। लेकिन चूंकि डैम्पिंग यूज कर रहे हैं और ये भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, ये माइनस क्यों आया था? पार्टिकल जिधर मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये डैम्पिंग फोर्स भी तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यहां पर ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहां ये डैम्पिंग कांस्टेंट है। इस डैम्पिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, और एफ बी बाई वी इज इक्वल टू बी होगा, फोर्स पर मीटर पर सेकेंड, यानी फोर्स सेकेंड बाय मीटर, इसका यूनिट हो जाएगा, होगा बराबर क्या होगा, न्यूटन सेकेंड बाय मीटर होगा। तो यही यूनिट किसका होता है, विस्कोसिटी का। आगे पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे उसको। ठीक है, अभी उस पर जोर नहीं देना। तो ये डैम्पिंग कांस्टेंट हुआ। अब यहां पर समझिए कि डैम्पिंग कांस्टेंट हम यहां से लिए, ईबी कांस्टेंट हुआ, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन बहुत लंबा है, छोटा भी होता तो आप कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, द सॉल्यूशन, अरे देखिए यहां पर ध्यान से, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी बुक जो लिखा हुआ है ना, क्या हुआ, वो क्या हुआ, तुम इधर बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी की जो जिन्होंने लिखा है उन्होंने ये समझा है, खुद प्रोफेसर है तो उन्होंने समझा होगा कि स्टूडेंट 3 टाइम्स पीएचडी करके आए हैं। सही बता रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही लिखा है, वो लिख दिया है। इसके बाद डायरेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज x एनी टाइम t इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस b t डिवाइड बाय 2m
इनटू कॉस लिया है, हम यहां साइन लेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये सॉल्यूशन है उसका। बुक में इसके बाद ऐसे दे दिया गया, वेयर वेयर एक्स क्या है, एक्स पोजीशन है। देखिए एक चीज को समझिए, इसका सॉल्यूशन ये किया गया है ना, ये हायर मैथमेटिक्स में पढ़ना है आप लोग को, उतना डिटेल में नहीं जाना, आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये एक्स टी क्या है पहले समझ लीजिए, फिर इसको हम लिख देंगे। एक्स टी क्या है, किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल का जो पोजीशन होगा दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय एक्स टी। वो टी ऐसे लिखने का मीनिंग ये होता है कि टी टाइम पर पार्टिकल का जो पोजीशन है, ठीक है। यदि वी टी लिखा होगा, मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा होगा v इंटू टी, इसका मतलब पार्टिकल का स्पीड टी टाइम पर क्या है, या पार्टिकल का वेलोसिटी टी टाइम पर क्या है, वो बोल रहा है। अब टी जीरो होगा तो क्या होगा, टी कुछ वैल्यू देगा तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन वैरी करेगा, ठीक है। ए क्या है, ए के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देखिए बी, एक्स क्या है, पोजीशन एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर है। बी क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट, आप जानते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट है। एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ओमेगा डैश क्या है, ये डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये किसके बराबर होता है, रूट अंडर के बाई एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। वहां ओमेगा क्या था, रूट अंडर के बाई एम, यहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा डैश जो यहां यूज हुआ है के बाई एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। जैसे हमको याद है उसे आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गए। तो पहले मन लगा के इतना छापिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। थोड़ा सहने की ताकत बनाइए, सही है, इसको क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। इसमें गर्मी नहीं लग रहा है, तुम गर्मी लग रहा है, हट जाओ जी, यहाँ यहाँ जाओ। क्या गर्मी नहीं लग रहा है, पंखा चला दो, तुम यहीं आ जाओ। हाँ कहाँ गया, तुमको ठंडा लग रहा है, कहाँ, FLUID, विस्कस, VISCOUS।
तुम इतना दिन से तुमको नहीं समझ में आ रहा है हैंडराइटिंग मेरा? हाँ, अभी बहुत कमी है, समझे? कैसे पूरा होगा? माहौल तो बनाए हुए कि हम पढ़ रहे हैं। माहौल बनाने से नहीं ना होगा। तो 11 तारीख को प्रोग्राम पक्का है ना? इस प्रोग्राम को लीड कौन कर रहा है? तो पिछले बार प्रोग्राम की तरफ फिस नहीं हो जाना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। इससे हेल्प लीजिए, ये तो कुछ मदद करेगी। देखिए, समझिए, मान लीजिए हम ऐसे बात करें, यहाँ पर एक सीलिंग है जहां से एक रस्सी लगा करके हमने एक झूला रखा है, 2 हुक लगाया, झूला यहां बना दिया। झूला ऑसिलेट कर सकता है आराम से, ठीक है? बात को समझिएगा, वो भी ऑसिलेशन है, इसीलिए उसका एग्जांपल ले रहे हैं। तो एक झूले पर मान लीजिए एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है और आप उस झूले को ऐसे झुला रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक एम्पलीट्यूड दिया और रिलीज कर दिया, तो मीन पोजीशन के अबाउट झूला झूलता रहेगा, झूलता रहेगा। और मान लीजिए कि एयर रेसिस्टेंस जीरो है, एयर रेसिस्टेंस जीरो है, तो वो ऑसिलेशन को मेंटेन रखेगा, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, ठीक। मान लीजिए आप एक्सटर्नल पर्सन है, आप अभी क्या कर रहे हैं कि उसके इस एम्पलीट्यूड को डिस्टर्ब करना है आपको, मतलब आप नहीं चाहते हैं कि अब वो बच्चा झूला झूले, तो आप क्या करेंगे, आप इधर टर्न किया, हल्का सा आपने उसको अपनी तरफ खींचा, हल्का सा फोर्स दिया उसको अपनी तरफ, तो उसका टाइम पीरियड बढ़ गया। फिर क्या किया, उधर से जब वो इधर से आ रहा था तो हमने हल्का सा फोर्स दिया, उधर से आ रहा था, डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, टॉप से देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्लॉकवाइज है, आपने फोर्स दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो वो उसका एम्पलीट्यूड घटेगा, घटते 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 फिर ऐसे लगातार फोर्स लग रहा है, तो घटते 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 आकर के मीन पोजीशन पे रुक जाएगा, वो डैम्प फोर्स होगा। अब यदि हम चाहते हैं कि डैम्प फोर्स तो है, लेकिन तभी भी हम चाहते हैं कि वो बच्चा ऑसिलेट करता रहे, तो ऑसिलेट करता रहे मतलब कि अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता रहे, लेकिन डैम्प फोर्स लग रहा है, मतलब पानी में है मान लीजिए, या फिर कोई ऐसा एयर रेसिस्टेंस डेवलप कर गया है जिस कारण से उसका ऑसिलेशन डिस्टर्ब हो गया, वो डैम्प फोर्स होगा। लेकिन हम चाहते हैं उसके बावजूद भी कि ऑसिलेशन मेंटेन रखे, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, हम फोर्स लगाए ताकि उसका एम्पलीट्यूड मेंटेन रहे, फिर रिटर्न बैक आया, फिर हमने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगा उसके ऑसिलेशन के डायरेक्शन में लगा कि अगेंस्ट डायरेक्शन में लगा, उसी डायरेक्शन में लगा, तभी वो ऑसिलेशन को मेंटेन रखा। आप खुद भी ये प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे कि यदि झूला को आप झूल रहे हैं, आप झूले पे झूल रहे हैं, ठीक है, झूल रहे हैं, तो थोड़ा देर के बाद आप छोड़ दीजिए, झूला ऑसिलेट करते हुए मीन पोजीशन पे आकर रुकता है कि नहीं, रुकता है। कौन रोकता है उसको? एयर रेसिस्टेंस उतना नहीं मतलब कि इफेक्ट डालता है जितना कि उसमें फ्रिक्शन फोर्स जो यहां पर वो लॉक किया हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स जितना डालेगा। मान लेते हैं सपोज थोड़ा देर के लिए कि वो जीरो है, तो एयर फोर्स उसको रोक रहा है, एयर असिस्टेंस फोर्स लग रहा है। यदि झूला क्लॉकवाइज आ रहा है, टॉप से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज आ रहा है तो जो एयर असिस्टेंस फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। यदि वो एंटी क्लॉकवाइज में आए तो एयर असिस्टेंस फोर्स क्लॉकवाइज लगेगा, तो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एयर को ही हम मान के चल रहे हैं कि फ्लूइड है, एयर फ्लूइड भी होता है, तो वो फ्लूइड क्या कर रहा है, इसके मोशन को अपोज कर दे रहा है, इसीलिए धीरे 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 एम्पलीट्यूड उसका घटते घटते जीरो हो रहा है, ठीक है। और हम जब ये फोर्स एसएचएम पढ़ेंगे, उसमें हम लोग एक्सटर्नल फोर्स देते रहेंगे लगातार कि ऑसिलेशन मेंटेन रहे, तो एक्सेलेशन फोर्स देंगे, एक्सटर्नल फोर्स देंगे उसका ऑसिलेशन मेंटेन रहने के लिए, तो एम्पलीट्यूड तो मेंटेन रहेगा लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स जाएगा, ठीक है। और फिर इसी में एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस में फिर हम आगे डिटेल बताएंगे, अभी रुक जाइए, उसके बाद हम डिटेल बताते हैं। फिर ये समझ में आया इतना? अब इसका एक ग्राफ हम जस्ट बना देते हैं, उसको राइट डाउन कर लीजिएगा, और इसमें यही 2-3 टर्म है जिसको आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये।
देखिए अभी लिखिएगा नहीं, सिर्फ देखिए अभी। ये टी टाइम है और ये वाई एक्सिस में उसका एम्पलीट्यूड या फिर कह लीजिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्स होगा डिस्प्लेसमेंट और इधर टाइम है। देखिए यहां पर तो ऑसिलेशन जो हुआ पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा था, इसको हम A1 मान लेंगे, और इस डायरेक्शन में जैसे टाइम भी था, मान लीजिए यहां पर 2 सेकेंड हुआ, यहां 4 सेकेंड हुआ, यहां 6 सेकेंड हुआ, यहां मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग चले तो ये एक इंटरलेशन गैप करके, ठीक है, ये 6 सेकेंड हुआ, ये मान लीजिए 8 सेकेंड हुआ, ये 10 सेकेंड, ये 12 सेकेंड, 14 सेकेंड, 16 सेकेंड, 18 सेकेंड, 20 सेकेंड, 22, 24 सेकेंड। आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और फाइनली आकर के क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, ये ग्राफ हुआ x, किसी टाइम t पे हम जो चेक कर रहे हैं, दैट इज a e टू द पावर माइनस b इंटू t बाई 2m इंटू साइन ओमेगा डैश t प्लस फाइ नॉट, इसका ग्राफ वही, समझ पाए, जो कि टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, क्योंकि b और t का वैल्यू जैसे बढ़ेगा तो e टू द पावर ये पूरा को पूरा टर्म डिक्रीज करेगा। समझ गए, एक्सपोनेंशियल ग्राफ इसी को बोलते हैं। आपको ग्राफ याद रखना है, इसका डेरिवेशन नहीं याद रखना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें सारे टर्म को समझना है कि ये टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है। ये टर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे e टू द पावर मान लेते हैं mx इज इक्वल टू, मान लेते हैं कुछ है, मान लीजिए t है, अब दोनों साइड ln यूज करेंगे log, तो e टू द पावर mx बराबर ln t होगा, और ये इधर आ जाएगा तो mx ln e इज इक्वल टू ln t होगा, इसका वैल्यू 1 होता है। मैथ पढ़े हैं आप लोग, लॉग हो गया है, लॉग जिसका बेस e है तो इसका वैल्यू 1 होगा, लॉग बेस e x है तो इसको ln x कहेंगे, समझ गए। और ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लॉग या फिर ln x टू द पावर, मान लीजिए कि 4m है तो इज इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी, जैसे यहां हम ड्रॉ किए थे, मान लीजिए यहां पर y है, तो अब ये टर्म इधर आ सकता है, यदि इसको इधर ले जाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, x टू द पावर 4m बराबर e टू द पावर y। ये कुछ बेसिक मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो आपको यहां इसमें यूज होगा, समझ गए। तो ये वाला टर्म तो यहां क्या आ गया, mx इज इक्वल टू ln t, ln t का वैल्यू पुट करेंगे यहां से, x बराबर ln t डिवाइड बाई m, ये x का वैल्यू दे देगा, समझ पाए।
ये फॉर्मूला या ये प्रॉपर्टी याद है, ln m इंटू n बराबर क्या होता है ऐसा, ln m बाई n। हम पढ़ाए भी थे, ये होगा ऐसे। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज पे याद रख लीजिए, ये यूज में आएगा यहाँ, क्योंकि ln का काम है इसमें। समझ गए? इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टर्म छूट गया, रुक जाइए, एक टर्म थोड़ा सा और छूट गया है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिंपल ऑसिलेशन में क्या था, हाफ के ए स्क्वायर था, ऐसा क्या? देखिए ध्यान से, मैकेनिकल एनर्जी जो सिंपल ऑसिलेशन है, मतलब सिंपल ऑसिलेशन ऐसा था क्या? ठीक है, तो फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के लिए, डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 के, और यहां पर ए की जगह पर लिखेंगे ए और e टू द पावर माइनस BT बाई m। समझ गए? क्योंकि ये स्क्वायर होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, समझे? तो ये आपको यूज आएगा किसके लिए? डैम्प्ड ऑसिलेशन में टोटल एनर्जी बराबर इतना रहेगा, लिख लीजिए उसको। सारे डेरिवेशन से आए हैं, ड्राइव करके आया है, हम फाइनल रिजल्ट लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी वो आपको पढ़ना भी नहीं है। एक छोटी ए स्क्वायर, हाँ इसको पहले समझना होगा अच्छे से। ध्यान समझिए, क्या हुआ, माहौल बन रहा है उधर, कुछ देर में निकलेगा फिर। चीयर्स, लेट्स हैव अ चीयर्स। हाँ सही में, बैग बैग में आप लोग लेके नहीं आते हैं ना? नहीं नहीं, वो नहीं होता है ऐसा वाला ग्लास, ऐसा वो ग्लास निकाल लिए होंगे अपना, लो एक तुम पकड़ो, एक तुम पकड़ो, एक तुम पकड़ो। कोल्ड ड्रिंक तो यहाँ से मंगा ही लेंगे। उसका बॉटल भी है। कहाँ है ग्लास? अच्छा वो ग्लास है उसका, उसमें तो मेरी बेटी पीती है। एक एक मेरा बैचमेट था, तो थर्ड ईयर में हम लोग थे, तो नहीं सेकंड ईयर में, तो वो घर गया था, छुट्टी में घर गया था, तो फोन किए कहाँ हो, तो बोले कि घर पे ही है। तो बहुत मायूस था, हम लोग क्या हुआ? पिटाई हुआ है। तो क्यों? कुछ नहीं, पापा पानी मांगे तो ग्लास में पानी दे रहे थे, तो उसमें पिटाई होने वाली क्या बात है? तो पानी थोड़ा अलग तरीके से दे रहे थे, तो
पानी कैसे दे रहा था, ऐसे बॉटल में से ढाला जाता है ना, वैसे गिरा था। हम बोले तो इसको ऐसे दे रहा, तो बोला आदत ही हो गया है ना। समझ गए नहीं समझे? उत्कर्ष नहीं समझा। उत्कर्ष का हाँ? जो जो हॉस्टल में रह रहे हैं सब समझ आ रहे हैं। चलिए आइए देखिए, फोर्स्ड ऑसिलेशन को समझेंगे अच्छे से, ठीक है? थोड़ा समय देकर के, फिर एक्सप्रेशन तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए उसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, वो ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन, तो जैसे वो इधर टर्न कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस जैसे इधर टर्न कर रहा है, तो एफ बी याद है? एफ बी मतलब विस्कस फोर्स या कह लीजिए डैम्प फोर्स। वो क्या करेगा, यदि ये बॉल इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी इसका इस डायरेक्शन में, तो एफ बी लगेगा माइनस वी बी, हमेशा उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जिस कारण से क्या होगा कि उसका ऑसिलेशन क्या मतलब एम्पलीट्यूड घटता जाएगा और ऑसिलेशन अंतिम में जाकर के बंद हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हम चाहते हैं, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्स्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब हम चाहते हैं कि उसका ऑसिलेशन मेंटेन रहे। तो मेंटेन रखने के लिए यही एग्जांपल देते हैं। तो यदि पार्टिकल इधर जा रहा है, इस ओ पॉइंट से इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्यू, तो ओ पॉइंट से पी पॉइंट जा रहा है, ओ पॉइंट से पी पॉइंट जा रहा है, तो उसका मोशन का डायरेक्शन इधर है, फोर्स जो लग रहा है एफ बी वो इधर है, ठीक है? लेकिन तभी भी हम चाहते हैं कि ये इसका ऑसिलेशन मेंटेन रहे, तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जो कि उसके एफ बी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो उसके मोशन को या उसके ऑसिलेशन को, उसके टाइम पीरियड को या उसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखेगा। बात समझ पाए? जैसे ये कुछ उसी तरह का एग्जांपल है, जैसे एक छोटा बच्चा झूला पर बैठा हुआ है और वो झूल रहा है, और वो जब आपकी तरफ आता है तो आप उसको कंसीव करके फिर उसको रिलीज करते हैं एक फोर्स के साथ, सो दैट कि उसका ऑसिलेशन मेंटेन रहे। यदि उसका ऑसिलेशन डिक्रीज होने लगता है तो आप हल्का सा फोर्स देते हैं ताकि ऑसिलेशन मेंटेन रहे। तो फोर्स मोशन के डायरेक्शन में देते हैं कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं? और मोशन के डायरेक्शन में, जब वो आपके पास आ रहा होता है तब नहीं देते हैं, आपसे रिटर्न बैक होने लगता है तब आप देते हैं। यानी कि उसका जो मोशन का डायरेक्शन होता है उसमें आपको इंप्रूव कराना है, उसके स्पीड को या एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखना है, तो आप उसके मोशन के डायरेक्शन में फोर्स देते हैं, और वही फोर्स वाइब्रेशन होता है, या फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन या फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं उसको, क्योंकि वो मोशन को मेंटेन रखेगा। चूंकि ये नहीं रहेगा तो ये डैम्प फोर्स इसके ऑसिलेशन को डिस्टर्ब कर देगा। तो ये डैम्प फोर्स तो है, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, इस डैम्प फोर्स के रहने के बावजूद इसके मोशन को मेंटेन रख रहा है। समझ पाए? तो ये उस डायरेक्शन में लगेगा, और इसका जो फंक्शनलिटी है वो एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा ले सकते हैं क्या? एफ नॉट क्या है? एफ नॉट ऑसिलेटिंग फोर्स है, फोर्स जिसका की एम्पलीट्यूड या जिसका की फ्रीक्वेंसी किससे मैच करता है? हाँ बताइए। हु इज periodicity जो है is parallel to natural frequency। कुछ समझ में आया क्या? नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लीजिए। जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है ना, तो ओमेगा जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो टर्न कर रहा है, एफ नॉट भी उसी फ्रीक्वेंसी से टर्न करेगा। एफ नॉट कांस्टेंट फोर्स नहीं है, एफ नॉट कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वो चेंज करेगा। यदि पार्टिकल इधर टर्न कर रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा इधर, जब रिटर्न बैक हो रहा होगा तो उधर सपोर्ट करेगा। ये भी पीरियोडिक फोर्स है। ये पीरियोडिक फोर्स मतलब टाइम के साथ अपना एक फिक्स ऑसिलेशन कंप्लीट करते हुए फिर से अपने पाथ को रिपीट करेगा। जैसे फोर्स लगा यहां,
तो यहां लगा, यहां से लगता हुआ यहां गया, अब फिर रिटर्न बैक होकर यहां आएगा, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा उस फोर्स का। समझ गए? तो फोर्स का जो ऑसिलेशन है वो जो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल, उसके साथ मैच करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी टर्न करके इधर आ रहा है तो ये इधर टर्न करके फोर्स लगाएगा, तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा ना। बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? कुछ ऊपर से निकल गया होगा? स्टैंडर्ड फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स, यही एक्सटर्नल फोर्स है एफ नॉट साइन ओमेगा। बोलो क्या पूछना है? सुन लो। हाँ, ये एक्सटर्नल फोर्स मैच करेगा उसमें। देखिए एक्सटर्नल फोर्स में क्या हो रहा है, ये तो एम्पलीट्यूड है, एफ नॉट तो उसका एम्पलीट्यूड हो गया फोर्स का, इतना अमाउंट का फोर्स लगेगा, लेकिन ये टर्म क्या कर पा रहा है इसको, ये क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट करा रहा है ना, ये एम्पलीट्यूड है, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये फिक्स फोर्स है या वेरिएबल है? एक्सटर्नल फोर्स फिक्स फोर्स नहीं है, ये नॉट फिक्स फोर्स। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये फिक्स्ड फोर्स नहीं है, ये चेंज करेगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो फंक्शन है वो साइन ओमेगा टी है, वो चेंज कर रहा है। तो यहां लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इज फंक्शन ऑफ किसका, साइन ओमेगा टी का, या और एफ एक्सटर्नल इज फंक्शन ऑफ टी। टाइम के साथ चेंज करेगा ना। साइनसोइडल कर्व कैसा होता है? ऐसा मान लीजिए एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ तो देख रहे हैं टाइम के साथ उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। उसी तरह यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म चेंज होगा, टी का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो ये चेंज होगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये चेंज करेगा। ये तो फिक्स रहेगा क्योंकि ये एम्पलीट्यूड की तरह ट्रीट कर रहा है, ये इतना अमाउंट का फोर्स लगेगा, लेकिन किधर किधर लगेगा वो उसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा। और इसका फ्रीक्वेंसी किससे मैच करेगा? ओमेगा से मैच करेगा। समझ पाए? तो इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे क्या, एफ एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस के एक्स माइनस बी इंटू वी, और प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे ना, एफ नॉट साइन ओमेगा डैश टी लिखेंगे ऐसा। इसको प्लस क्यों लिखा हमने? हाँ, जो उसका फ्रीक्वेंसी है या जो बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है, क्योंकि बॉडी पे नेट फोर्स किधर लगेगा, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। तो यदि पार्टिकल यहां होगा तो उसको रिटर्न बैक करने के लिए इधर चाहिए, तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो हमारा जो फोर्स वाइब्रेशन में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उसी के डायरेक्शन में लगेगा। जब मीन पोजीशन से इधर आ जाएगा तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मीन पोजीशन की तरफ उसको ले जाएगा, इसीलिए उसका डायरेक्शन वही होगा जो नेट फोर्स का होगा। ठीक है, प्लस पॉइंट। तो ये इस डायरेक्शन अरेंज हुआ, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एफ नेट इज प्लस बी वी, और यहां प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा डैश टी, ऐसा ले सकते हैं। यहां पर यहां होगा m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस b इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस k इंटू एक्स बराबर एफ नॉट साइन ओमेगा डैश टी होगा। ये इसका इक्वेशन आएगा फोर्स्ड वाइब्रेशन का। तो इस इक्वेशन का अपना सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एक्स एनी टी टी बराबर क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड एसएचएम कह लीजिए। अब क्या है, ए बराबर है एफ नॉट एम स्क्वायर ओमेगा डी, ओ सॉरी यहां डी होना चाहिए, ठीक है, डी। ये वैल्यू होगा ए बराबर, ए की जगह इतना वैल्यू पुट करना पड़ेगा,
ओमेगा टी क्या है? ये फोर्स वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है, ये फोर्स वाइब्रेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसको डैम्प फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। कुछ समझ में आया? हाँ, इसका सॉल्यूशन है ये, और ए बराबर इतना है, एफ नॉट तो पता ही है आपको, ओमेगा टी पता है डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा क्या है? नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब नॉर्मल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लीजिए। जब कोई भी ऑसिलेटर यूज नहीं हुआ है या फिर कोई भी डैम्पिंग यूज नहीं हुआ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं हुआ, ना कोई डैम्पिंग यूज हुआ, तो ओमेगा था ना, वही वो ओमेगा है। और डी क्या है? जब फोर्स वाइब्रेशन यूज किया गया है तब, फोर्स वाइब्रेशन होने से उसके नेट इफेक्ट पड़ने से ओमेगा डी में चेंजेस आएगा ना, ठीक है। एक्स उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसमें एक टर्म और है, देख लीजिए बढ़िया से इसको, थोड़ा सा एक चेंज कर देते हैं, यहां एक्स नहीं है, यहां बी है। बी क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। चलिए राइट डाउन कीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखिए। फिर और बता देते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे तो और थोड़ा हल्का, इससे इजी क्वेश्चन रहेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो रहेगा नहीं।